Hello everyone, this is the sixth lecture of Cell, the basic unit of life। ये यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए सीरीज चल रही है जिसमें सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पीछे 5 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 6th क्लास है जिसमें हम सेंट्रोजोम डिस्कस करेंगे। चलो हम सेंट्रोजोम देखते हैं क्या होता है। सेंट्रोजोम जो है इसको हम डिप्लोजोम भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसका रीज़न क्या है मैं अभी डिस्कस करूँगी यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रोजोम जो होता है इसमें एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे लोकेटेड होते हैं। क्योंकि 2 सेंट्रियोल है इसलिए इसको डिप्लोजोम कहते हैं। डिप्लो मतलब 2, एक तरीके से सेंट्रोजोम को डिप्लोजोम कह देंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास सेंट्रोजोम है ये अमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। आरपीएससी 2015 और टीजीटी 2000 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेंट्रियोल इज फाउंड इन द एनिमल सेल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज फाउंड इन द एनिमल सेल। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन किया ये पॉइंट, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एब्सेंट इन द प्लांट्स। उसके बाद टीजीटी 2021 में इसी क्वेश्चन को का लैंग्वेज चेंज करके आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन द प्लांट। तो इसका टीजीटी 2021 का भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम हो जाएगा। उसके बाद इन एनिमल सेंट्रोजोम एब्सेंट इन द नर्व सेल एंड एग सेल। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम, लेकिन ये एनिमल सेल के भी नर्व सेल में और एग सेल में एब्सेंट होता है और नर्व सेल जो है इसीलिए डिवाइड नहीं करता। एक और क्वेश्चन पीजीटी 2021 में आया था कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उसके बावजूद भी वो कैपेबल होता है डुप्लीकेशन में। सेंट्रियोल डिवॉइड ऑफ द डीएनए एट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कौन किया है। तो सेंट्रोजोम की डिस्कवरी जो है बोवरी ने किया है। एक सेंट्रोजोम जो है उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। पीसी और डीसी इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। तो जो इस तरीके से हमारा जो मान लो ये पूरा कंटेंट है साइटोप्लाज्म है, तो इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। इसलिए ये पूरा जो सेंट्रोजोम है डिप्लोजोम जिसे हम कहते हैं कहा जाता है। बोथ सेंट्रियोल प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन असर्शन रीजन में ऐसे पूरा फॉर्मेट बन के आ जाता है, परपेंडिकुलर होते हैं या फिर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स का। एक सेंट्रियोल में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होता है, इसमें जो इसका जो अरेंजमेंट होता है 9+0 का अरेंजमेंट इसमें होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। पीसी और डीसी एक दूसरे के साथ 9+0 इसमें 9+0 है, इसमें 27 और 27 मिला के टोटल 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन वन सेंट्रोजोम। जो फ्लैजिला और सीलिया होता है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, मतलब सेंटर पे उसमें 2 सेंट्रियोल्स होंगे लेकिन इसमें एक भी नहीं होता है, इसलिए सेंट्रोजोम में 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स टोटल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल देखेंगे हम, ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और इसका जो अरेंजमेंट है पूरा, मान लो ये पूरा हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में ये बाहर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के फॉर्म में ये लोकेटेड होते हैं। 3 होता है, ए बी सी इसकी नेमिंग की जाती है। तो अगर ए बी सी 3 है, सबसे बड़ा वाला ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो ये जो रेडियल स्पोक है जिसको हम पिंक कलर से ड्रॉ किए हैं, तो रेडियल स्पोक्स जो होगा वो ए के साथ अटैच्ड होता है। रेडियल स्पोक इज कनेक्टेड विद द ए, तो ए के साथ ही कनेक्शन होगा। और ये रेडियल स्पोक है जो कि टोटल 9 होता है। और ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज लिंकर जो है ये भी 9 होता है। और ये जो सेंटर में खाली है, क्योंकि 9+0 का अरेंजमेंट होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा। सेंट्रल शीथ या प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल जो होता है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम पे स्पाइंडल अपैरेटस बनने में हेल्प करता है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया था, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द इनिशिएशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। यहाँ पे सेंट्रियोल जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इनिशिएशन ऑफ द स्पाइंडल फॉर्मेशन। मैं पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से रिलेटेड है ऐसे करके मार्क कर देती हूँ, ताकि आप टॉपिक पढ़ने के बाद उससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस बात को रिलेट करके चीज़ों को अच्छे से लर्न कर सकें। तो सेंट्रियोल जो है स्पाइंडल फॉर्मेशन के में भी हेल्प करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसमें।
सेंट्रोजोम जो होता है प्लांट सेल में स्पाइंडल फाइबर बनाता है और एनिमल सेल में स्पाइंडल अपैरेटस बनाता है। स्पाइंडल फाइबर और स्पाइंडल अपैरेटस में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल द बेसिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब मैं डिस्कस करूंगी अगला लेक्चर से, या फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर होगा इसमें, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे स्पाइंडल अपैरेटस और स्पाइंडल फाइबर में डिफरेंस क्या है। सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेसल बॉडीज एंड ब्लेफोप्लास्ट। सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिसे बेसल बॉडी को हम ब्लेफोप्लास्ट भी कहते हैं। इसको बेसल बॉडी और ब्लेफोप्लास्ट क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये पूरा यूग्लिना की बॉडी है, यूग्लिना की बॉडी में एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है, एज यू ऑल ऑफ यू नो। तो यहाँ पे जो फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जिस जगह से फ्लैजला ओरिजिनेट होता है, इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर रेड कलर में है, ओरिजिन ऑफ फ्लैजला जहाँ से होता है उसे हम बेसल बॉडीज कहते हैं। और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन जो है सेंट्रियोल करता है, तो इसीलिए लिखा है सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेसल बॉडीज या फिर ब्लेफोप्लास्ट। बेसल बॉडी को ब्लेफोप्लास्ट भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर से नहीं, एनिमल चैप्टर में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड है, लेकिन ओवरऑल हमको टीजीटी या पीजीटी कोई भी एग्जामिनेशन देना है तो कंबाइंड पेपर होता है, हर एक चैप्टर उसमें कंबाइंड तरीके से आता है। तो पूछा जाता है बेसल बॉडी को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्लेफोप्लास्ट। उसके बाद बेसल बॉडी जो होता है फ्रॉम वेयर सीलिया एंड फ्लैजला अराइजेस, जिस जगह से सीलिया या फ्लैजला, जैसे पैरामीशियम है इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, तो जिस जगह से सीलिया या फिर फ्लैजला अराइज होता है उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है, लेकिन सीलिया और फ्लैजला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो जो हमने वो जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+2 और 9+0 का क्या मतलब है। नोट करके यहाँ एक बात लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि फ्लैजला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, फिर भी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि फ्लैजला अगर स्पर्म का होगा, स्पर्म के फ्लैजला में भी 9+2 का ही अरेंजमेंट होगा, जो कि बेसल बॉडीज में होता है या सेंट्रोजोम में होता है। तो जैसे हमारे पास ये स्पर्म है पूरा, तो ये एक्रोजोम हो जाएगा, फिर ये हेड है, और यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है जो सेंट्रोजोम का ही एक पार्ट हो गया, और यहाँ से डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है, डिस्टल सेंट्रोजोम जो होता है वो फ्लैजला का फॉर्मेशन करता है। ये पूरा यहाँ पे जो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसे नेवरकर्ण कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। ये भी लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो फ्लैजला होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टल ट्यूब्यूल के फॉर्मेशन से बना हुआ है, तो इसलिए फ्लैजला में जो स्पर्म का फ्लैजला होगा उसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। साइटोस्केलेटन जो है सेल का स्केलेटन है जो सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है या शेप और साइज में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, 3 चीज़ों से मिलकर साइटोस्केलेटन बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है और 9+0 का अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजला या फिर फिलामेंट में देखने को मिलता है, 9+0 सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी था कि जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म जो होता है, उसमें भी 9+0 का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का फ्लैजला जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्टल सेंट्रियोल से मिलकर बना है। तो सेंट्रोजोम को हम डिप्लोजोम भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी अभी भी कर देते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर में एक वर्टिकली प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल और एक प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टली। तो एक प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल और एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो एक दूसरे के इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल पे, या फिर इसे हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं, या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है, 2 सेंट्रियोल मिलकर बना है, इसलिए इसको डिप्लोजोम कहते हैं। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरे तरीके से लास्ट वीडियो में खत्म कर चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, फिर इसी के साथ हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखेंगे। माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है, मसल्स हम जब पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन तो उसमें एक्टिन फिलामेंट देखेंगे। तो एक्टिन फिलामेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ है।
मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन को जी एक्टिन भी कहा जाता है, और जी एक्टिन का जो यूनिट होता है वो एक्टिन का यूनिट जो होता है उसे हम जी एक्टिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक जी एक्टिन या फिर हम ग्लोबुलर प्रोटीन अगर ले लें, उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब उसकी यूनिट बहुत बढ़ जाएगी, मतलब ये बहुत सारे जी एक्टिन्स हमारे पास होंगे। तो ये जब बहुत सारे जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है तो जो बहुत सारे जी एक्टिन्स बनते हैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ, इसे हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर या फिर एफ एक्टिन भी कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे तो ये एफ एक्टिन और ग्लोबुलर प्रोटीन ये सब हमें देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे पास एफ एक्टिन बना है, अगर हम दो एफ एक्टिन को इस तरीके से मिक्स कर दें तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्टिन फिलामेंट बना लेता है। अब हम देखते हैं कि एक्टिन फिलामेंट जो बना हुआ है इसका फंक्शन क्या होता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन एनिमल एक्टिन फिलामेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन फिलामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन द फाइगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए प्लीज़ आप पीछे की क्लास जरूर देखें ताकि इस बात को आप समझ सकें। ये क्या हर एक वर्ड एक नया वर्ड आपके लिए नहीं हो कि मतलब आपको ऑलरेडी ये बात पता हो कि उसके बारे में क्या चीज़ें होती हैं। फैगोसाइटोसिस में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडो का मतलब सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आना, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल कोई चीज़ खा गई, इस तरीके से समझो। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल उसको अपने बॉडी से एग्जिट कर दी, तो एक्सोसाइटोसिस। और क्या करता है एक्टिन फिलामेंट, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, दैट इज सेल फरो फॉर्मेशन। एनिमल का सेल जब डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो सेल फरो का जो फॉर्मेशन होता है वो भी एक्टिन फिलामेंट के हेल्प से होता है। अब हम साइटोस्केलेटन का तीसरा टाइप्स देखेंगे जो कि था इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो यूनिट होता है हेप्टापेप्टाइड होता है और 7 अमीनो एसिड पेप्टाइड से मिलके ये बना होता है। क्योंकि ये हेप्टापेप्टाइड मतलब 7 अमीनो एसिड से बनके बना है तो इसलिए इसको हेप्टापेप्टाइड कहते हैं, और हेप्टेड भी इसको कह सकते हैं। और जो अमीनो एसिड होता है, इधर एक अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, और इस साइड एक COOH ग्रुप होता है। तो इस तरीके से मान लो बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और इस साइड इसका N ग्रुप है जो कि अमीनो ग्रुप है, और इधर C टर्मिनल, इधर N टर्मिनल है। अगर हम दो अमीनो ग्रुप को मतलब दो हेप्टेड को लेके इस तरीके से मिक्स कर दें तो हमारे पास एक N टर्मिनल, C टर्मिनल, N टर्मिनल, C टर्मिनल के बाद हेप्टेड डाइमर मिलेगा, और हेप्टेड डाइमर इस तरीके से स्ट्रक्चर में पूरा इंटरमीडिएट फिलामेंट बना लेता है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कैसे बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये थोड़ा सा हमको समझ में आए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है तो इंटरेस्टिंग लगता है, चीज़ समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो एक होता है लैमिन प्रोटीन, दूसरा है डेस्मिन प्रोटीन, और न्यूरोफिलामेंट, वाइमेंटिन। तो इन सब में ये डिफरेंट टाइप्स हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैमिन प्रोटीन, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। ये न्यूक्लियर लैमिना के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और जैसा आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये 1 और 2 मेम्ब्रेन हो गया, और बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस आगे हम देखेंगे तो अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बस हमें देखना है कि लैमिनिन प्रोटीन का जो है, लैमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो ये इसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर ये इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके जस्ट अंदर ये जो थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 स्ट्रक्चर है, इसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, जो कि लैमिन प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद डेस्मिन प्रोटीन जो है मसल्स में पाया जाता है। न्यूरोफिलामेंट न्यूरॉन्स या फिर नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। वाइमेंटिन जो है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इसका फंक्शन देखेंगे। ये न्यूक्लियर लैमिना जो अभी जस्ट न्यूक्लियर लैमिना जो होता है हमने दिखाया, उसको बनने में हेल्प करता है। नेटवर्क जैसे कि लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो अंदर की जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नीचे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। इसका फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये न्यूक्लियस को। क्या मतलब न्यूक्लियर लैमिना जो है ये न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर जब बनेगा उसको ऑर्गेनाइज करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, और डीएनए सिग्नलिंग करता है। ये सिग्नलिंग नहीं है, सिग्नलिंग। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है।
मे भी आपको पहले से पता होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है या न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होते हैं। जो कुछ भी आपको पता होगा उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने और सीखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए लेक्चर है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें ऐड की गई होंगी। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन न्यूक्लियस से रिलेटेड पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं, और ये हार्ट जो हमारे सेल है, सेल का हार्ट भी कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी का हार्ट होता है, वैसे ही सेल का हार्ट जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसकी स्टडी, अगर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कहें तो उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कैरियन न्यूक्लियस से ही रिलेटेड टर्म है। डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। फ्रॉम रूट सेल ऑफ द ऑर्चिड, ऑर्चिड के रूट सेल से ही इसकी डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो न्यूक्लियस एब्सेंट इन द मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी कहने का मतलब है कि जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स बनता है तो स्टार्टिंग में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाद में इसमें जब मैच्योर होने लगता है तो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। प्लेटलेट्स में भी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन सीव ट्यूब सेल्स एंड ट्यूब सेल्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सीव ट्यूब में, ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में यही न्यूक्लियस पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। और ये पेरिफेरी पे क्यों प्रेजेंट होता है, मैंने बहुत सारी लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब में मैंने ये डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर ये पूरा प्लांट का सेल है और प्लांट के सेल में जो सेंट्रियोल होता है, वैक्यूल जो होता है, पूरा सेंटर पे 90% स्पेस ले लेता है। तो इसके जो सेल है जो प्लांट का, इसके पेरिफेरी पे ही स्ट्रक्चर बचा हुआ है, पेरिफेरी पे ही स्पेस बचा हुआ है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म सब कुछ पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है प्लांट सेल के केस में। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल में, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। एक होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 होगा तो क्या कहते हैं, इस तरीके से हम डिटेल में देखते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, अगर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सेल में तो उसे हम यूनी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड फंगल, एनिमल हो, प्लांट हो, ज़्यादातर फंगल सेल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल कहने का मतलब है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल, प्लांट और फंगल सेल्स में होता है, तो उसे हम यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह सकते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ होता है? 2 न्यूक्लियाई, मतलब बाई मतलब 2 न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट होगा तो उसे बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है पैरामीशियम में, जिसे स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है। तो पैरामीशियम में कैसे होता है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम एनिमल सेल में, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ बताना है कि पैरामीशियम में बाई न्यूक्लिएटेड होता कैसे है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ डिस्कस करते हैं कि बाई न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है। बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस जो होता है, जैसे ये पूरा पैरामीशियम की बॉडी है, तो पैरामीशियम की बॉडी में ये रहा एक न्यूक्लियस और ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। ये जिसे जो छोटा वाला है इसे माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, इसलिए माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं छोटे वाले न्यूक्लियस को। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल होता है और ये डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैरामीशियम है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, छोटा वाला न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस होता है और ये स्फेरिकल शेप में होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, और ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। दूसरा जो न्यूक्लियस होता है जो थोड़ा बड़े साइज में है, जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, और ये किडनी शेप में होता है, किडनी बीन शेप में कह सकते हैं, और ये पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड का मतलब मोर दैन 2n से ज़्यादा, मतलब 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोजोम्स हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैरामीशियम का मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है, मैक्रो मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस, उसमें वो पॉलीप्लॉइड शो करता है या डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्लास की या फिर किसी भी क्लास की बात अच्छे से समझ में आए या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, इस बात पे भरोसा करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। आप अपना सिलेबस देख के भी जब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, जैसे अगर आपको पहले से पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया, ऐसा तो है नहीं आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने 12th तक पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, फिर ग्रेजुएशन में बायो पढ़ा है, तो पैरामीशियम, न्यूक्लियस, ये सब बातें पता है आपको। तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, जैसे सेल है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, सिंपली करते जाइए, सिंपल रीड करते जाइए। आप रीड करेंगे, मे बी आपको आंसर्स नहीं पता होंगे, लेकिन आपको जब ये बात पता चल जाती है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं बिल्कुल सही है और ये आपके लास्ट
टर्मिनल, आपका जो जहाँ जाना है आपको वहीं पहुँचाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन जाता है और फोकस करके आप उस पर जा पाते हैं। तो अगर आपको ये बात पता हो कि ये बात पूछा जाएगा कि माइक्रोन्यूक्लियस जो पैरामीशियम का है वो पॉलीप्लॉइडी होता है या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस बात को देखेंगे, समझेंगे और लर्न कर जाएंगे जस्ट एक ही बार में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से जो आपका विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उस चीज़ को ध्यान से देख पाएंगे। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा गया है, तो आप उसको बहुत कैजुअली लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न मैं हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बताते जाती हूँ। तो मैक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम का जो है पॉलीप्लॉइडी शो करता है, उसमें दो से ज़्यादा क्रोमोजोम के सेट होते हैं। माइक्रो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है। आगे चलते हैं, हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखते हैं क्या होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब एज यू ऑल नो कि मल्टी मतलब बहुत सारे, अगर एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह सकते हैं। तो इसके केस में दो चीज़ आता है, एक सिंसिटियम कंडीशन। सिंसिटियम कंडीशन में होता क्या है कि अगर व्हेन मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, अगर जैसे मान लो एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से यूनिन्यूक्लिएटेड सेल एक से ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना देते हैं, तो इसको हम सिंसिटियम कहते हैं। और ज़्यादातर ये एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल के कंडीशन में ऐसा होता है कि यूनिन्यूक्लिएटेड सेल जो होता है एक से ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्यूज करके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कंडीशन जो होता है उसे सिंसिटियम कंडीशन कहते हैं। सिंसिटियम, ये वर्ड याद रखो कि सिंसिटियम कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जब यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एनिमल सेल के केस में होता है, न कि प्लांट। प्लांट के केस में क्या होता है देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिन्यूक्लिएटेड बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएटेड जब एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे पूरा फ्यूज हो गए, एक ऐसी कंडीशन बन गई, तो इसे सिंसिटियम कहेंगे। लेकिन ये एनिमल के केस में, जैसे स्ट्रिएटेड मसल्स हमारा जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एपिडर्मिस ऑफ स्कैरिस, स्कैरिक का एपिडर्मिस भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। प्रोटोजोआ का एक क्लास है जिसमें ओपेलिना होता है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सब एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के केस में जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है तो उसे हम सिंसिटियम कहते हैं। प्लांट के केस में क्या होता है, उसमें होता है किनोसिटिक। तो इसमें क्या होगा, व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता जाए, लेकिन साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म न डिवाइड हो। जैसे मान लो ये एक पूरा सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस था और यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म वैसा ही है, लेकिन न्यूक्लियस जो है डिवाइड करके 2 हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 से 4 हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर ऐसी कंडीशंस बनती है तो इसे हम किनोसिटिक कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किनोसिटिक कंडीशन ज़्यादातर प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्या, प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, माइसेलियम ऑफ द फाइकोमाइसिटीज जो कि असेप्टेट होता है, फिलामेंट ऑफ द जेंथोफाइसियाई जो कि वुचरेरिया का पार्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किनोसिटिक कंडीशंस। किनोसिटिक इज द कंडीशन इन विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस फॉर्म्ड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे बनती है, जब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस का शेप क्या हो सकता है। न्यूक्लियस के शेप में क्या हो सकता है, जनरली न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है। जनरली का मतलब ये है कि और भी शेप में हो सकता है। अभी जस्ट हमने पैरामीशियम का जो मैक्रो मतलब लार्ज वाला न्यूक्लियस था उसका हमने देखा है शेप कि किडनी या फिर बीन शेप का होता है। तो वेरिएबल शेप्स जो है जो शो करता है न्यूक्लियस का वो होता है WBC। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स नहीं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स या WBC होता है। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स ये, और हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो देखेंगे, या फिर एनिमल टिश्यू में भी पढ़ सकते हैं जब ब्लड कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल आता है, बेसोफिल आता है, एसिनोफिल आता है। ऐसे जस्ट रिवीजन के लिए अगर आपको पता है तो इसको सीखो, नहीं पता है तो दैट्स इट। तो अग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आता है, मोनोसाइट्स आता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पेपर बनता है, चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एएमआरएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर बनता है वो होल सिलेबस से बनता है, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं बनता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो जब भी कोई वर्ड किसी और चैप्टर से रिलेटेड भी आ रहा है तो वहीं उसको तुरंत एक्सप्लेन करिए। जो आपको पता है उसको अपने आप करिए, जो नहीं पता उसको सीख के करिए। मतलब तुरंत करने से क्या होगा, हर एक चीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड है हर जगह आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपको सारी बातें पता होंगी। इसी वजह से कहीं पे भी जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको तुरंत वहीं पढ़ लेना, मतलब
आपके ये जो नॉलेज है उसको बूस्ट करेगा। जैसे अभी हमने देखा कि जो ल्यूकोसाइट्स है WBC, वो उसमें ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जिसमें अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हों। तो इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कौन सा सेल ल्यूकोसाइट WBC का कौन सा सेल प्रेजेंट होता है। तो इसमें होता है न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, लिम्फोसाइट्स उसके बाद, फिर मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक है, नो बडी लव्स मी एक्सेप्ट बापू या फिर एक्सेप्ट भाई, एक्सेप्ट बाबू, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नो बडी लव्स मी एक्सेप्ट बापू या भाई, तो नो के एन से आएगा न्यूट्रोफिल्स, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रोफिल्स होता है। WBC में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बना है उसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है, 50-60% होता है। लव्स के एल से आएगा लिम्फोसाइट्स, मी से आएगा मोनोसाइट्स, एक्सेप्ट से आएगा इस्नोफिल्स और भाई से आएगा बेसोफिल्स। तो ये हो गया पूरा लर्न करने का तरीका। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपको हेल्प मिल रही या नहीं। बस आप अभी याद कर जाओ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे। अगर आपने देखे हैं तो आपको सब बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। उसके बाद अब हम चलते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखो, न्यूट्रो मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन न्यूक्लियस इसके पास बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रल तो हम यही पढ़ते हैं ना, पीएच में हमने देखा है, पीएच जो होता है न्यूट्रल पे होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का मतलब इसके पास कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मल्टी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और लिम्फोसाइट्स जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, एल फॉर लव, लव जो हमारा होता है स्फेरिकल होता है, कहीं से भी शुरू हो गोल आके वहीं खड़ा हो जाता है। तो लिम्फोसाइट्स मतलब स्फेरिकल्स। और मोनोसाइट्स जो होते हैं किडनी शेप्ड के न्यूक्लियस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोनोसाइट्स जो होता है वो किडनी शेप का होता है। कैसे याद करेंगे, MON मतलब MON, उसके बाद KEY, तो मंकी से इसको याद कर सकते हैं कि मोनोसाइट्स जो है उसकी किडनी जो होती है वो किडनी शेप की होती है, सॉरी मतलब उसका न्यूक्लियस किडनी शेप में होता है। तो मंकी इसका ट्रिक हो गया। न्यूट्रोफिल्स मतलब कुछ नहीं है लेकिन मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स वाला है। लिम्फोसाइट्स मतलब लव स्फेरिकल होता है, कहीं से भी शुरू हो सेम जगह पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एसिनोफिल्स, जो कि हॉर्स शू शेप्ड का होता है। इसका ट्रिक मुझे भी नहीं पता है, स्टिल आप कह सकते हैं कि ऐसे ही हॉर्स जैसे हॉर्स शेप में सूज पहन के घूमते रहो, कुछ भी ट्रिक छोटा सा बना लो या फिर आपको याद हो सकता है ऐसे ही याद कर लो, मुझे खुद भी नहीं पता है, दैट्स इट। तो एसिनोफिल जो होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप्ड का होता है। बेसोफिल्स का जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, बी फॉर बेसोफिल्स, और बाइलोब्ड मतलब 2 न्यूक्लियस है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, या फिर इसका शेप जो होता है एस शेप्ड का भी होता है। उसके बाद अभी जस्ट ऊपर मैंने डिस्कस किया है कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स के पास कुछ नहीं है लेकिन मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। तो 3 से लेके 7 लोब तक न्यूक्लियस इसके, मल्टी में कितने, 3 से 7 तक लोब्स वाला न्यूक्लियस इसमें हो सकता है। क्योंकि इसके पास बहुत सारे मल्टी लोब न्यूक्लियस है तो इसलिए इसको PMNL मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, दैट्स इट। अब ये हमारे पास है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है पूरा। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाला है इसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाला जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो 10 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर तक होता है। ये आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे बेसिक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये है न्यूक्लियर पोर। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऑरेंज कलर का, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। अभी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये लैमिन प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन है, न्यूक्लियर लैमिना है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का ही पार्ट होता है लैमिन प्रोटीन। जस्ट पीछे अभी डिस्कस किया हमने। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद ये पार्ट जो है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के हमेशा पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये अमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, राइबोसोम की फैक्ट्री भी इसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये एक्सटेंशन इसका निकलता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में जाके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है,
और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि एक्सटेंशन होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में? यूकैरियोट्स में 80S, प्रोकैरियोट्स में होता है 70S। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का। आई होप आपको सारी की सारी बात मैंने बता दी है कि इसमें क्या होता है। अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, मतलब इसमें जो प्रेजेंट है, आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्पेस, ये सब के बारे में अब हम देखेंगे डिटेल में। हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस में एक आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उस पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऊपर स्ट्रक्चर में हमने देखा। और ये एक्सटेंशन ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। स्पेस जो प्रेजेंट होता है आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी चीज हमने देखा था न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, मेड अप ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC। मतलब जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बना होता है। थर्ड हमारे पास है न्यूक्लियर लैमिना होता है, जो कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। लैमिन प्रोटीन से बनता है। लैमिन प्रोटीन जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट का ही पार्ट होता है और ये न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है न्यूक्लियस का। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन दोनों आ जाते हैं। अगला हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर क्या होता है। न्यूक्लियर पोर जो है इसका डायमीटर कम से अप्रॉक्सीमेटली 120 नैनोमीटर होता है, जो कि याद रखना जरूरी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। फिर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC, मतलब ये जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। लार्ज प्रोटीन होता है इसमें, मेड अप ऑफ 8 सिलेंड्रिकल सब यूनिट नोन एज एनुली। मतलब 8 सिलेंड्रिकल सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे एनुली कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से पूरा न्यूक्लियर पोर, इस तरीके से न्यूक्लियर पोर होता है। फिर क्या करता है ये? हेल्प्स इन द बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ये बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मटेरियल्स को, जैसे कि RNA हो, प्रोटीन हो। कहाँ से? साइटोसोल से न्यूक्लियस में, जैसे कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। NPC जो है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन जो प्रोटीन की फैमिली है उसी का मेंबर होता है NPC, मतलब एक तरीके का प्रोटीन ही है। इसे न्यूक्लियोपोरिन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियोलस देखते हैं हम डिटेल में। न्यूक्लियोलस जो है फोंटोना ने डिस्कवर किया हुआ है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस ऑलवेज प्रेजेंट एट पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस हमेशा न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस की हमेशा पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ RNA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि RNA का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, वो कहाँ होता है। मैंने लास्ट के लेक्चर्स में ये कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा के भी डिस्कस कर दिया। तो ये जो होता है RNA का जो सिंथेसिस होता है वो होता है न्यूक्लियोलस में। मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियोलस में होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोमल मतलब RNA, राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियोलस फॉर्म्ड एट NOR, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन पे बनता है, जिसे हम सैट क्रोमोजोम भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है पूरा, तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर पे जो ये हमारे पास सेंट्रोमियर होता है, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसकी स्टेनिंग की जा सकती है। और उसके बाद जो हमारे पास इस तरीके से आर्म्स इसके प्रेजेंट होते हैं, आर्म्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे बनता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस को हम ट्रेबेंट भी कहते हैं, लेकिन इसकी स्टेनिंग नहीं की जा सकती है। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन कौन से क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट हो सकता है? सब पे नहीं प्रेजेंट होता है। मान लो ये पूरा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, इसलिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सारे क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होता है। लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक क्रोमोजोम्स पे नहीं प्रेजेंट होगा। तो अगर ये सब पे नहीं प्रेजेंट होगा तो किन किन क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होगा? क्रोमोजोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोजोम्स पे। जो 13, 14, 15 है, 21, 22 है, ये 5 क्रोमोजोम्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और जो वाई क्रोमोजोम है वो अनपेयर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप इसको जब
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना जरूरी है। तो याद इसको कैसे कर सकते हैं, मान लो 13, 14, 15 ऐसे ही सिंपल याद कर लो कि 13, 14, 15 क्रोमोजोम नंबर पे प्रेजेंट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो 11 और 12 हमने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 11, 12 छोड़ दिया तो 21, 22 ले लेते हैं। तो 11, 12 हमने छोड़ा है तो 21, 22 और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल 5 क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा जिसपे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। उसके बाद वाई क्रोमोजोम है, सिंपल एक वाई याद रख लो, क्योंकि एक्स हमारा चला जाता है, सिंपल बात है, तो वाई हमारे साथ है, तो सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं। तरीका है याद करने का, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट सिलेबस है, हर एक चीज़ को याद रखना है। तो जैसे आप याद कर सकते हैं याद कर लें। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि पेयर्ड है या नॉन पेयर्ड है। जब हम 13, 14, 15, 21, 22 लिखते हैं तो इन सब में 2-2 है, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 2, 1, 2, 2, तो ये सब पेयर्ड है, इसलिए ये 5 क्रोमोजोम्स पेयर्ड होते हैं और वाई अकेला है तो ये वाई अनपेयर्ड होता है। ये तरीका हो सकता है आपके याद करने का। और इनको जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है इसे हम सैट क्रोमोजोम्स कहते हैं, सैट मतलब सैटेलाइट क्रोमोजोम कहते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में NOR होता है, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है जो कि न्यूक्लियोलस बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कंस्ट्रक्शन पे, IMP, कौन से कंस्ट्रक्शन पे जो है न्यूक्लियोलस जो है NOR रीजन प्रेजेंट होता है। जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार इसको इंपॉर्टेंट समझ के याद करिए और फिर जाके आप पेपर सॉल्व करिए। आपको पक्का बता रही हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूपी TGT या PGT 2026 का जब भी होगा 1000% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर ऑफ द न्यूक्लियोलस का कितना जो है नंबर प्रेजेंट हो सकता है। 1 न्यूक्लियोलस पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकता है। बट द सेल्स विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस कैन हैव लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोलाई। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेल्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उनके पास एक से ज़्यादा मतलब मोर नंबर में न्यूक्लियोलस हो सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस होता है। सिंपल। हमारे पास अब अगला पार्ट है क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1880 में। फाइब्रस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमैटिन और क्रोमोजोम वर्सेस डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। तो क्रोमैटिन जो होता है लेस कंडेंस फॉर्म होता है। जब यही क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो जाता है या हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस तरीके से रैप कर लेता है तो उसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। मान लो ये हमारे पास DNA है, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ मिक्स होता है, ये हमारे पास ग्रीन कलर का हिस्टोन प्रोटीन है। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है DNA जो है वो रैप कर लेता है। रैपिंग करने के बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, मतलब हम इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है यहाँ पे मान लो हिस्टोन प्रोटीन अटैच्ड है, ऐसे ऐसे होता है। इसकी सुपर कॉइलिंग हो जाती है। सुपर कॉइलिंग के बाद ये पूरा क्रोमैटिन बनता है। मान लो तो यहाँ पर DNA था पहले, DNA में हिस्टोन प्रोटीन मिक्स हुआ। हिस्टोन प्रोटीन जब DNA की चारों तरफ रैपिंग करता है तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। इसकी जब सुपर कॉइलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये कॉइल्ड हो जाता है, तो ये क्रोमैटिन बना लेता है। मतलब क्रोमैटिन में भी DNA और हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ये लेस कंडेंस फॉर्म होता है। जब ये ये क्रोमोजोम है मोर कंडेंस फॉर्म, ये ज़्यादा यहाँ से ये बना और फिर ये सुपर कॉइलिंग होने के बाद ये बन गया। इस जो बना है ये सुपर कॉइलिंग के बाद मोर कंडेंस फॉर्म, इसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया क्रोमैटिन कैसे बनता है, क्रोमोजोम कैसे बनता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी चीज़ का तब तो पढ़ने में मज़ा अलग आता है। तो अब देखो ये जो क्रोमोजोम है मोर कंडेंस फॉर्म में, जब इसमें RNA या फिर नॉन हिस्टेन प्रोटीन जो है मिक्स होते हैं तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, H शेप्ड में कह लो। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोजोम है या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर। मान लो ये हमारे पास सेंट्रोमियर है और ये एक आर्म हो गया, दूसरा आर्म हो गया, तो ये पूरा हमारे पास क्रोमोजोम बन गया। तो क्रोमैटिन जो होता है वो लेस कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोजोम का ही, और क्रोमैटिन का मोर कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोजोम। बस यही डिफरेंस है दोनों में। जो क्रोमैटिन या फिर क्रोमोजोम हम दोनों को सेम कह सकते हैं। तो इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन में प्रोटीन है। प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों आ जाएगा और न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA आ जाएगा। मान लो क्रोमैटिन है या फिर क्रोमोजोम है, दोनों में DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन सारे प्रोटीन मिल के बनेगा। तो ये भी बात याद रखना चाहिए, क्वेश्चन सिंपली पूछ लेता है क्रोमोजोम्स इज मेड अप ऑफ DNA, RNA,
हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या क्या मिला के बनता है। इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इतने इजी भी क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं कि बड़े वाले क्वेश्चन तो हम ध्यान देते हैं और कर लेते हैं, इजी वाले क्वेश्चन मेरे से तो ज़्यादातर समझ में नहीं आते, तो आपको भी शायद ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया क्रोमैटिन, मान लो ये एक क्रोमैटिन ले लिया, 1 स्ट्रैंड ये, और उसके बाद यहाँ पे क्रोमोजोम हो गया तो 1 स्ट्रैंड का, फिर 2 स्ट्रैंड का क्रोमोजोम लिया, फिर 2 स्ट्रैंड का ये क्रोमैटिन और क्रोमोजोम हो गया। ये मोर कंडेंस फॉर्म दिखा रहा है और लेस कंडेंस, तो इसलिए लेस कंडेंस है तो क्रोमैटिन और मोर कंडेंस है तो क्रोमोजोम। ये पूरा हमारे पास इस तक की स्ट्रक्चर बन गया। तो ये पूरा हमारे पास क्रोमैटिन या क्रोमोजोम्स हो गया। जो हमारे पास सेल साइकिल होता है, जो कि अगली क्लास में हम देखेंगे, अगर आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लो। जैसा कि मैं कहती हूँ, हर चीज़ जहाँ पे जो जैसा आ जाए, मतलब टॉपिक अगर रिलेट हो रही है तो चीज़ों को पढ़ लेने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं। सेल साइकिल में आपको पता है एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आता है। एम फेज में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस आता है। तो G1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 11 घंटे का होता है। इसमें जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उसे हम क्रोमैटिन फॉर्म में कहते हैं, क्योंकि वो लेस कंडेंस होता है और एक ही स्ट्रैंड का होता है। बस इसी वजह से हम यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में देख रहे हैं। फिर जो एस शेप होता है, जो कि 8 घंटे का टाइम लेता है, उसमें भी क्रोमैटिन होता तो है, लेकिन वो 2 स्ट्रैंड बना लेता है। G2 फेज जो कि 4 घंटे में होता है, 4 घंटे का, उसमें भी क्रोमैटिन होता है, बिल्कुल सेम 2 स्ट्रैंड वाला क्रोमैटिन। फिर हमारे पास आता है एम फेज, जिसमें प्रोफेज, पी मैट से इसको याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्रोमैटिन ही रहेगा और मेटाफेज में वो क्रोमोजोम बन जाता है, मतलब वो मोर कंडेंस हो गया। फिर एनाफेज में भी वो क्रोमोजोम रहेगा और टेलोफेज जाते जाते फिर से क्रोमैटिन हो जाता है। तो इन दोनों में क्रोमोजोम रहेगा, किसमें, मेटाफेज और एनाफेज में, बाकी सब में वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ये नॉलेज के लिए है, ऐसा क्वेश्चन दे के नहीं पूछता किसमें क्रोमैटिन होता है और किसमें क्रोमोजोम होता है। अब हम देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। फॉर डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड, मतलब अगर डीएनए की पैकेजिंग करनी है तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और ये ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक लैक हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें नेकेड डीएनए होता है, उसमें नेकेड डीएनए होने की वजह से उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो इसलिए नेकेड डीएनए होता है। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन अगर नहीं होगा तो डीएनए की पैकेजिंग नहीं होगी, क्योंकि डीएनए पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो सिंपल हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन ये होता क्या है। हिस्टोन प्रोटीन जो है एक तरीके की बेसिक प्रोटीन होती है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती है। इसमें आर्जिनिन लाइजिन रिच होता है, मतलब आर्जिनिन और लाइजिन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे पूछा गया है कि हिस्टोन प्रोटीन में लाइजिन, आर्जिनिन, कौन सी ऐसी जो अमीनो एसिड्स है, बेसिक अमीनो एसिड्स, वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लाइजिन और आर्जिनिन ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, मान लो एक न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए एक नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक होता है, और ये हमारे पास पूरा न्यूक्लियस है। तो क्वाइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि पॉजिटिव है और जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव है, तो इसलिए उसकी तरफ क्वाइलिंग करता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में एक होता है हिस्टोन ऑक्टोमर और एक होता है लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन जो होता है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें हिस्टोन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक H2A, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से हिस्टोन्स जो है न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसमें कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। H2A, H2B, H2A और H2B, उसके बाद आता है H3 और H4। ये है हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए में न्यूक्लियस के साथ रैप करेगा। उसके बाद लिंकर हिस्टोन जो है इसमें H1 होता है, H1 हिस्टोन जो है वो लिंकर हिस्टोन होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करता है, रैपिंग करके हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ऑक्टोमर, ऑक्टोमर क्यों, क्योंकि इसमें ये देखो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स जो हैं इन सब में ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोजोम जो होता है इज द यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन और क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का या क्रोमैटिन का जो यूनिट होता है उसे हम न्यूक्लियोजोम कहते हैं। न्यूक्लियोजोम क्या होता है, इस तरीके से जो क्वाइलिंग हो रही है पूरा हमारे पास क्रोमोजोम की, जो सिर्फ एक जब क्वाइलिंग हुई तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे न्यूक्लियोजोम कहते हैं। इसलिए ही क्रोमैटिन या क्रोमोजोम का एक यूनिट जो होगा वो न्यूक्लियोजोम होता है। यहाँ पे हमारे पास देखो कि जो कोर रीजन है और एक लिंकर रीजन है।
कोर रीजन में कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, लिंकर रीजन में लिंकर डीएनए और लिंकर प्रोटीन होगा। तो जो हिस्टोन ऑक्टोमर है या फिर हिस्टोन है और ये जब लिंकर डीएनए के साथ मिक्स होता है तो ये न्यूक्लियोजोम बनाता है, और यही न्यूक्लियोजोम क्रोमैटिन और क्रोमोजोम का यूनिट होगा। न्यूक्लियोजोम क्या हो सकता है? न्यूक्लियोजोम जो टर्म है वो कौन दिया था? ऑडिट ने दिया था। और रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोजोम, क्रोमोजोम और क्रोमैटिन का रिपीटिंग यूनिट होता है। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन सब प्रेजेंट होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग का फंडामेंटल यूनिट होता है। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग पे जैसे बीड्स होता है, जैसे मोती के साथ, जैसे मोतियों की माला, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे पास माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोबॉडीज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। माइक्रोबॉडीज 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है ग्लाइऑक्सिजोम, दूसरा होता है पैरोक्सिजोम और तीसरा होता है स्फेरोजोम। जो ग्लाइऑक्सिजोम होता है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, पैरोक्सिजोम जो होता है एनिमल और प्लांट दोनों में हो सकता है, और स्फेरोजोम भी जो है ये प्लांट्स में होता है सिर्फ। तो इससे पता ये चला कि जो पैरोक्सिजोम है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होगा। कैसे याद कर सकते हैं? पी फॉर प्यार, प्यार सिर्फ जनरली जो प्यार जो होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों को चाहिए होता है, जनरली नहीं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को प्यार चाहिए। अगर प्लांट्स को हम टेक केयर ना करें तो वो भी सूख जाते हैं, और एनिमल्स के केस में भी ऐसे ही होता है। ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप इजीली याद कर सकते हैं बिना कुछ भी बताएं तो आप वैसे याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है जो ग्लाइऑक्सिजोम होता है, ये हेल्प्स इन द ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे इन रिस्पॉन्सिबल, इफ इट रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे एस आएगा, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एंडोस्पर्म, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होता है और जो प्लांट का एंडोस्पर्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइऑक्सिजोम, जो कि माइक्रोबॉडीज का एक टाइप है। अब हम देखते हैं पैरोक्सिजोम जो है वो उसका फंक्शन। इन प्लांट्स रोल इन द फोटो रेस्पिरेशन, हमने देखा कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन भी दोनों में अलग अलग होगा। प्लांट्स में रोल इन द फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन। एनिमल में क्या करता है? प्रेजेंट इन किडनी, हेंस नोन एज यूरिकोजोम। जब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी तो स्टार्टिंग का लेक्चर जो है उसी में मैंने माइक्रोबॉडीज के बारे में बताई थी कि माइक्रोबॉडीज जो होते हैं जिसमें पैरोक्सिजोम जो होता है, एनिमल के केस में सिर्फ ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी जो एरिया होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, इसलिए इसको यूरिकोजोम कहते हैं। रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कंटेन्स कैटलेज एंजाइम, इसमें कैटलेज एंजाइम होता है, H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। पैरोक्सिजोम डिसऑर्डर जो होता है ये क्या होता है? इसमें जेलवेगर सिंड्रोम हो जाता है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद आगे हमारे पास है स्फेरोजोम। स्फेरोजोम जो होता है सिर्फ प्लांट्स में होता है, नोन एज ओलियोजोम या फिर प्लांट लाइजोजोम। इसे ओलियोजोम कहते हैं या फिर प्लांट लाइजोजोम कहते हैं। स्टोरेज ऑफ द लिपिड, प्रोडक्शन ऑफ द वैक्स, लिपिड का स्टोरेज करता है और वैक्स का प्रोडक्शन करता है। अब हम क्रोमैटिन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्रोमैटिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। HETER है हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है ये लूजली पैक्ड होता है और ये डेंसली पैक्ड होता है। इस तरीके से डेंसली पैक्ड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये देखो इसका बहुत ज़्यादा इसकी पैकिंग हुई है। उसके बाद ये लाइटली स्टेनिंग, जो लूजली है यहाँ शो कर रहा है और डेंसली यहाँ पे लाइट स्टेनिंग होता है, इसका डार्क स्टेनिंग होता है। रेप्लिकेशन इन द अर्ली एस फेज, जब एस फेज शुरू होता है स्टार्टिंग में ही यूक्रोमैटिन का रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन इन द लेट एस फेज, मतलब एस फेज जब एंड होने वाला होता है उस टाइम हेट्रोक्रोमैटिन का जो है रेप्लिकेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यूक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होगा। जो डेंसली पैक्ड है उसको समझो एक तरीके से मोटा आदमी, और जो लूजली पैक्ड है इसको पतला। तो जो पतला होगा वो एक्टिव होगा, जो मोटा होगा वो इनएक्टिव होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक बता दिया आपको। फिर हम थोड़ा सा हेट्रोक्रोमैटिन और डिटेल में देखते हैं। जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, दूसरा होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। जो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है वो परमानेंटली कंडेंस्ड होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म, मतलब हमेशा के लिए कंडेंस फॉर्म में रहता है, तो इसलिए ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव तो होता है फैकल्टेटिव, लेकिन बट कैन बी रिवर्स्ड एक्टिव, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में भी जा सकता है। फिर ये कंटेन्स रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, इसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन बी चेंज इन द एक्टिव क्रोमैटिन व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी तब इसका जरूरत के हिसाब से एक्टिव हो सकता है। प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड टीलोमियर रीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूटिव? ये जनरली सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और टीलोमियर पे प्रेजेंट होता है, टीलोमियर रीजन पे। इसका एग्जाम्पल जो है इनएक्टिव का एक्स क्रोमोजोम इन द फीमेल, फीमेल में जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन किस जगह है, इसके बेसिस पे क्रोमोजोम कितने टाइप्स का होता है। जैसे मान लो ये पूरा एक क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में ये जो सेंटर पे है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, द प्लेस वेयर क्रोमैटिड अटैच्ड, ऐसा जगह जहाँ पे क्रोमैटिड जाके अटैच्ड होते हैं। तो ये पूरा हमारे पास क्रोमोजोम जब होता है तो क्रोमैटिड के चारों तरफ एक इस तरीके से एक कोई स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, और इसी काइनेटोकोर के साथ हमारा स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड होता है। द प्लेस वेयर स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमैटिन जो सेंट्रोमियर है उसके पोजीशन के बेसिस पे हमारा क्रोमोजोम कितने टाइप्स का होता है। हमारे पास ये है यहाँ पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के केस में सेंट्रोमियर सेंट्रल पे होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे, और इसके क्रोमैटिड्स या फिर आर्म्स ऐसे दोनों तरफ से इक्वल, एकदम इक्वल आर्म्स होते हैं, ऐसे अटैच्ड होते हैं, बोथ आर्म्स इक्वल, इसमें दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं और ये वी शेप का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो होता है अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है। ये रहा सेंटर, मतलब यहाँ थोड़ा सेंटर पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला आर्म छोटा हो गया, तो मान लो सेंटर तो यहाँ कहीं पड़ेगा, तो सेंटर से थोड़ा दूर हो गया, तो इसलिए इसको सेंट्रोमियर जो है इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। ऊपर वाला जो छोटा वाला आर्म होता है उसे पी आर्म, और जो बड़ा वाला आर्म होता है उसे क्यू आर्म कहते हैं, पी फॉर पेटाइट और क्यू फॉर क्वी। उसके बाद वन शॉर्ट आर्म एंड वन आर्म लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा, तो इसे हम टोटल एल शेप के कहते हैं, और इसका सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो होता है सेंट्रोमियर नियर द एंड, सेंट्रोमियर एंड के नियर आ गया लेकिन अभी एंड नहीं हुआ है, तो वन आर्म जो है वेरी शॉर्ट और दूसरा आर्म वेरी लॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा छोटा और एक बहुत ज़्यादा बड़ा, ये होता है जे शेप्ड का। और फिर टीलोसेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टर्मिनल पे, सेंट्रोमियर टर्मिनल का मतलब ये जो छोटा वाला आर्म एक्रोसेंट्रिक में बना था ये पूरे तरीके से यहाँ पे एंड हो गया, ओनली वन आर्म, इस पर सिर्फ एक आर्म होता है और ये आई शेप्ड का होता है, आई लगा के ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं तो वैसे आई शेप्ड का होता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग ह्यूमन कैरियोटाइप लैक्स द टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का कैरियोटाइप या ह्यूमन का जो क्रोमोजोम होता है उसमें टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स नहीं दिखाई देते हैं या नहीं होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से ये बताना चाहूँगी कि ये जो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, या फिर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक होता है, इसका ये जो शेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मेटासेंट्रिक, कभी सब मेटासेंट्रिक, कभी एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ऐसे करके पूछ लेता है, तो आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटासेंट्रिक होता है वी शेप का, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का, टीलोसेंट्रिक आई शेप का। आप इसको जिस तरीके से याद कर सकते हैं, जिस तरीके से ये जो ट्रिक आपका काम करे उसके बेसिस पे इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम क्या होता है? पॉलीटीन क्रोमोजोम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसको हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पहले अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं यूपी टीजीटी पीजीटी में जो जीआईसी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, एलटी हो, जो भी एग्जाम्स अभी तक ये टीचिंग के एग्जाम्स हुए हैं जिसमें बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से, वो सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। जितने भी होगा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ताकि ये तीनों चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस, पूरा साइटोलॉजी वाला पार्ट, मतलब सिलेबस का ये कहने का मतलब है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा एक बार भरोसा करो आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैनल हो जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता हो, वही कुछ अच्छा बता सकता है। समटाइम्स कुछ छोटे लोग जिनके पास आप बैठेंगे तो उनके पास भी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारा ऐसा सबके साथ होता है कि जब कभी भी वीडियोस देखे उस पर बहुत सारे व्यूज़ नहीं आए, इट मीन्स उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान जस्ट स्टार्ट किया होगा
तो उसके पास लोग नहीं होंगे। तो कम से कम एक बार आप तो भरोसा करो, आप करके देखो, शायद लोगों को भी पता चलेगा कुछ इसमें है। प्लीज़ अगर आपको सही लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोज़ को, सीख सकते हैं कुछ। इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई बात नहीं है। अगर कंटेंट मेरा वैसा होगा, आपको समझ में आएगा, तो आप बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सारे एग्जाम्स, जो टीचिंग एग्जाम्स के बायोलॉजी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।